नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अमेरिकी पॉडकास्टर ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ, इंटरव्यू को बताया जिंदगी का सबसे शक्तिशाली पॉडकास्ट। हिमालय से लेकर पॉलिटिक्स तक पर हुई बातचीत। कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा का किया शुभारंभ। नीतीश सरकार पर लगाया रोजगार नहीं दे पाने का आरोप। यात्रा में आगे शामिल हो सकते हैं राहुल गांधी। पंजाब सरकार के 3 साल हुए पूरे। गोल्डन टेम्पल में अरविंद केजरीवाल ने टेका मत्था। मुख्यमंत्री बदलने पर दिया बड़ा बयान, बोले कार्यकाल पूरा करेंगे भगवंत मान। पैन के बाद वोटर आईडी को भी करना होगा आधार से लिंक। चुनाव आयोग लागू कर सकता है नियम। 18 मार्च को बैठक में हो सकती है बड़ी घोषणा। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन हुआ ढेर। मारा गया आतंकी हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल। हाफिज सईद की मौत पर पाकिस्तान ने साधी चुप्पी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन के साथ इंटरव्यू रिलीज हो गया है। इससे पहले लेक्स ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इसकी शूटिंग की जानकारी देते हुए इसे अपनी जिंदगी का सबसे शक्तिशाली पॉडकास्ट बताया। वहीं पीएम मोदी ने भी इसके इस ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए अपने बारे में संकेत दिया कि आखिर इस इंटरव्यू में किस किस मुद्दे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने लिखा कि लेक्स के साथ यह वास्तव में एक बेहतरीन बातचीत थी जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मेरे बचपन, हिमालय में बिताए वर्षों और सार्वजनिक जीवन की यात्रा के बारे में यादें शामिल थी। लेक्स फ्रीडमैन एक कंप्यूटर तकनीक एक्सपर्ट है। इसके साथ ही साथ वह 2018 से द लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट को भी होस्ट कर रहे हैं। फ्रीडमैन अपने पॉडकास्ट में विज्ञान, साइंस, इंजीनियरिंग, खेल और राजनीति के प्रभावशाली लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उनका पॉडकास्ट अमेरिका में काफी पसंद किया जाता है। जमकर तारीफ हो रही है पीएम मोदी की। देखिए, अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में इनके पॉडकास्ट को देखा जाता है और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी के पूरे जीवन के बारे में प्रधानमंत्री की जुबानी चीजें सामने आई है, ये समझिए कि एक इतिहास, स्वयं एक ऐतिहासिक पुरुष अपने बारे में बता रहा है, लिख रहा है। इट विल बिकम एन रेफरेंस। आगे जब प्रधानमंत्री मोदी के बारे में रिसर्च किया जाएगा, ये वीडियो जो है वो बड़ा काम आने वाला है। लेकिन आप देखिए कि इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस पार्टी और उसके सोशल मीडिया के ट्रोल गैंग को ये लग रहा है भाई पैसे देकर के करवाया गया है। ये ठीक वैसा ही वातावरण कि जब अक्षय कुमार ने इंटरव्यू किया था जी। भाई फिल्म स्टार क्या सवाल करेगा, इतना मजाक उड़ाने की कोशिश की। भाई क्या फर्क पड़ गया, प्रधानमंत्री मोदी हार गए, आप चुनाव जीत गए। व्यक्तिगत टिप्पणी, व्यक्तिगत अटैक करके क्या आपको कोई राजनीतिक फायदा हुआ? नहीं हुआ। आप हर चीज को मजाक बना करके पेश करने की कोशिश में गए। भाई किसी खिलाड़ी को कह दो इंटरव्यू करने के लिए, वो क्या सवाल करेगा? भाई जो पत्रकार होते हैं वो पत्रकार कितने सवाल करें। फिल्म स्टार के साथ अगर कोई बातचीत हो रही है तो वो लाइट मोड में ही होगा। लेकिन ये तो पॉडकास्ट की दुनिया का सुपरस्टार है और उसके बाद वो ये कह रहा है कि उसके अब तक का मतलब 2018 से कितने सारे और कितनी महान महान हस्तियों का इसने पॉडकास्ट किया, बातचीत की, उसमें ये कह रहा है कि ये सबसे अव्वल है, सबसे पावरफुल है। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो लोगों को मोहना जानते हैं। जी। वहीं बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल है और कांग्रेस ने बिहार में नौकरी दो पलायन रोको नाम से अभियान शुरू किया है। ये अभियान बिहार के विभिन्न जिले से होते हुए पटना में समाप्त होगा। आज पश्चिम चंपारण के विधवा
गांधी आश्रम से पदयात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि प्रदेश को आग में जलाने की साजिश रची जा रही है। नफरत की आग से बिहार को बचाना है और बेहतर बिहार बनाना है। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए समाज को लड़ाती है, उन्माद फैलाती है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा कि लोगों को भगाया जा रहा है, बिहार को बेहतर बनाना है तो यहाँ के युवा शक्ति को रोजगार देना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने ये पदयात्रा की शुरुआत की है। कन्हैया कुमार सबसे फ्रंट पर क्यों आगे? भाई पलायन रोकने के खिलाफ हो रहा है। भाई आप पलायन करके दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे थे? सबसे बड़े एग्जाम्पल तो आप हो, राजनीति करते हो। बिहार में अब तक कितना समय आपने दिया? दिन रात दिल्ली में बैठ के सेटिंग गेटिंग, इधर उधर तमाशा, खबर बताई जा रही है भाई राहुल गांधी आएंगे। भाई भीड़ इकट्ठा करने के लिए राहुल गांधी का नाम लिया जा रहा है। राहुल गांधी का पता भी है कि राहुल गांधी है कहां? टिम्बकटू में है, वियतनाम में है कि कहां है? ये मालूम भी नहीं, पहले से घोषणा कर देते। तो देखिए बिहार में अब चुनाव होने वाले हैं, यात्राओं का दौर चल रहा है। एक और यात्री, जमानत जब्त हो गया हर जगह। सारा स्ट्रेटजी मास्टर ये प्रशांत किशोर है, दुनिया जहान को चुनाव जिताने का गुण दे रहा था। पूरी बिहार में उसने यात्रा की। कितना तो क्लेम करता है, कितना 1000 किलोमीटर पैदल चल गए। अच्छी बात है, पैदल चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार भी रैली कर रहे हैं, वो भी यात्रा पे निकले हुए हैं। बस तेजस्वी यादव पीछे छूटे हुए हैं। बाकी सबका तो हो रहा है, चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि कांग्रेस पार्टी अगर वहां पे यात्रा शुरू कर रही है तो उसमें तेजस्वी यादव कहां है, लालू यादव कहां है, वामपंथी कहां है? ये जो महागठबंधन का एक जो ढकोसला तैयार किया हुआ है, तो सब लोग अपना अलग अलग काम करो, बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आ जाओ। तो ये किस तरह का गठबंधन है भाई कि आप यात्रा शुरू करते हो, झंडी दिखाने के लिए लालू यादव नहीं आते, तेजस्वी यादव, वो बताया जा रहा है कि ये लोग गुस्सा होकर के बैठे हुए हैं। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान अमृतसर में मत्था टेकने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 3 सालों में गुरुजी ने हमें रास्ता दिखाया कि गरीबों की सेवा करें। हमें गरीब लोगों की सेवा करनी है, उन्हें न्याय दिलाना है। आज पंजाब में सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार की है। इन दोनों के खिलाफ पंजाब सरकार ने युद्ध छेड़ा हुआ है। यह न्याय की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मान साहब 5 साल पूरा करेंगे और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। साथ ही कहा कि हम सेवा करने के लिए आए हैं, राज करने के लिए नहीं आए। पंजाब में आने वाले समय में भी भगवंत मान जी की ही सरकार रहेगी और वो आगे भी अपने पद पर बने रहेंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल के बीजेपी नेताओं से मुलाकात की खबर ने सियासी पारा हाई कर दिया है। ये बयान को क्या समझा जाए, किस तरीके से? केजरीवाल को ये ब्रह्म ज्ञान पंजाब में आया 3 साल के लिए ही, पहले ज्ञान नहीं मिला था। आप वहां जो बोल रहे हो कि सेवा करने, कैसे सेवा के साथ मेवा खाए हो दिल्ली में, उसका हिसाब किताब कौन देगा? यहां एफआईआर के ऊपर एफआईआर हो रहा है। शराब घोटाले में जेल होकर के कहते भाई चोर सुनाए धर्म कथा। चोर उचक्के भी है जो वो धार्मिक भाषण देना जब शुरू कर देते, तो वैसी स्थिति अभी है। आप जो है अभी तिहाड़ से रिटर्न होकर के आए हो, बेल पे बाहर हो। दूसरी तरफ कई सारे घोटाले ऑलरेडी आ गए। आपका मोहल्ला क्लिनिक घोटाले के साए में आ गया, उस पर जांच शुरू हो गई। क्लासरूम में जो शिक्षा क्रांति का दावा करते हो, उसके ऊपर राष्ट्रपति जी ने कहा है कि भाई इसके ऊपर एफआईआर करो। भाई तुम्हारा मॉडल भ्रष्टाचार का है और प्रचार का है। मीडिया वालों की अभी भी स्थिति सुधरी नहीं है। जनता में मेन स्ट्रीम मीडिया की साख इसलिए खत्म हो रही है कि ये चमचागिरी करने उतरी हुई है। सवाल ये पूछना चाहिए कि भाई ये बताइए कि आप पंजाब में क्या कर रहे हो? 3 साल सरकार पूरी हुई है तो भगवंत मान की हुई है, आपका क्या लेना देना? भाई कौन से राज्य में पार्टी अध्यक्ष जो है वो सेलिब्रेट करने चला जाता है? मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा कभी? क्या हम यहां पे सेलिब्रेट करने आए हैं कि 3 साल पूरे हो गए? भाई 3 साल में आपने क्या किया? आपने तो कहा था कि 6 महीने में नशा
से मुक्ति दिला देंगे पंजाब को। 3 साल हो गए, मुक्ति मिली क्या? जिस आदमी मजीठिया को, विक्रम मजीठिया को आपने कहा कि ये पूरा का पूरा सरगना है, पूरे पंजाब के ड्रग माफिया का वो हेड है, बॉस है, और यही छलावा दे देकर तुम चुनाव जीतते हो और वो एक केस कर देता है, तो पैर पकड़ के उससे माफी मांग लेते हो कि नहीं हमारे पास कोई जानकारी नहीं, मजीठिया साहब बहुत महान है। तो ये थूक फेंक के चाटने की आदत है केजरीवाल की। सवाल बहुत सारे उठेंगे कि अभी वहां पे भगवंत मान का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वहां पे बगावत हो रही है। अभी आप बोल दो कि भाई भगवंत मान नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, पार्टी टूट जाएगी। तो ये आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, इसकी बातों पे भरोसा करना बेवकूफी है। और अब बात चुनाव आयोग की। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों के अस्थायी और पारदर्शी समाधान की दिशा में कदम उठाया है। देश में जल्द ही वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग 18 मार्च को केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव और UIDAI के CEO के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर चर्चा होगी। ये चर्चा ऐसे समय में हो रही है जब इस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। खासकर पश्चिम बंगाल में वोटर आईडी की डुप्लीकेट एंट्री को लेकर TMC की तरफ से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच अब चुनाव आयोग ने अगले 3 सालों में डुप्लीकेट वोटर एंट्री हटाने की योजना की घोषणा की है। चुनाव आयोग का फैसला विपक्ष की टेंशन खत्म करेगा या बढ़ाने वाला है? देखिए, सारे लोग एक्सपोज हो जाएंगे। करीब 8-9 महीने पहले मैंने इस बात को कहा था कि ये जो बवाल मच रहा है, ये लोकसभा चुनाव के बाद जो इन लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गया, ये से हो गया, कि भाई आधार कार्ड से जोड़ दो। आधार कार्ड से जोड़ने का मतलब ये होगा कि एक व्यक्ति, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो एक ही जगह वोट दे पाएगा, और जिसने वोट दे दिया फिर वो कहीं जाकर के डुप्लीकेट वोटिंग नहीं कर सकता। तो ये तो सबसे पारदर्शी व्यवस्था हो गई, क्योंकि आधार कार्ड से क्या है कि वो आप जाते हो वोटिंग करने के लिए, चिट दिखाते हो, वहां पे मैन्युअली टिक किया जाता है, आप आ गए। फर्जी वोटर लिस्ट क्या होता है कि भाई वहां पे आदमी रहता नहीं है, उसका नाम आ गया, फिर कोई और आकर के वोट कर गया। गांव में क्या होता है? गांव में ये होता है कि जो लोग पलायन किए हुए हैं, वो TMC वाले खास करके या RJD वाले खास करके, कि वहाँ बूथ के बाहर भीड़ लगा देते हैं, वहाँ इतना बड़ा हंगामा कर देते हैं कि वहाँ पे महिलाओं को आगे करके वो महिलाएं बुर्का पहन करके फर्जी वोट करना चालू कर देती हैं। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा कि जो एक बार लगाया तो वो अपने आप, वो व्यक्ति कौन है उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो गलत नाम से, कम उम्र के बच्चियों से, ये जो बुर्के पहन करके जो लोग आते हैं, बस चेहरा दिखाने में दिक्कत है ना, कि बुर्का नहीं दिखाएंगे, वो हटाएंगे। तो अब अंगूठा तो लगाओगे, जब अंगूठा लगाओगे तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो एक बहुत बढ़िया, जब हमारे पास उसकी व्यवस्था है और सारे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा सलूशन है। लेकिन याद रखिए, इसके बाद ये लोग कहेंगे नहीं, ये व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जहां जोर जबरदस्ती से बूथ लूटने की व्यवस्था हो सके, फर्जी वोट हम डाल सके, ऐसी व्यवस्था करवाओ। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का वोट जो है दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है। बहुत सारे लोग ट्रेन पकड़ पकड़ के जाते हैं बंगाल, ये बांग्लादेशी, ये सारे लोग पकड़े जाएंगे ना। फिर ये फर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या जो वोट आई कार्ड बना लेते हैं पैसे दे करके पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके, वो सब खत्म हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसका समर्थन करना चाहिए और इसे जोड़ना बहुत ही जल्द जरूरी है, ताकि जो सवाल खड़े करने वाले लोग हैं इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, उनके मुंह पे ताला बन सके। जी,
आखिरी खबर में बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान के झेलम में हुई गोलीबारी ने भारत और पाकिस्तान में हलचलें बढ़ा दी है। भारत के नंबर 1 दुश्मन हाफिज सईद के मारे जाने की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान के झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। मारे गए एक शख्स की पहचान लश्कर तैयबा के आतंकी अबू कताल के रूप में हुई, जो हाफिज सईद का भतीजा था। दूसरा शव किसका था, इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो हाफिज सईद हो सकता है, जो 26 से 11 मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड था। हालांकि इस मामले पर पाकिस्तानी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं बलूचिस्तान के नोशकी में पाकिस्तान सुरक्षा बलों पर हुए हमले में 5 जवान शहीद और 13 घायल हुए हैं, लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि करीब 90 सैनिक मारे गए हैं। ये क्या चल रहा है? वहां पे लग रहा है कि जैसे वो फिल्म आई थी ना मिस्टर इंडिया, पता नहीं चलता कौन आकर के मार के चला जाता है। वैसे ये अज्ञात लोग हिंदुस्तान के दुश्मनों को चुन चुन के मार रहे हैं। ये शायद ये 23वां या 24वां टारगेट है। वो लोग जो कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अटैक्स के प्लान करते थे, तो ये चूहे जहां जहां छिपे हुए हैं, इनकी अचानक से मौत हो जा रही है। तो ये जो इनविजिबल हैंड ये कर रहा है, उससे तो खौफ है पाकिस्तान के अंदर। कुछ तो इस तरीके से इंग्लैंड में भी मारे गए, कुछ खालिस्तानी भी निपट गए, है ना। बड़ा बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। ये कौन करा रहा है? ऊपर से हो रहा है, ऊपर से मतलब डिवाइन जस्टिस हो रहा है ये तो। लेकिन भारतीयों को खुश होना चाहिए कि देश के दुश्मन जो है वो खत्म हो रहे हैं। कई सारे लोग जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हुए राव वाले करें। ना ना ना, राव वाले सब काम नहीं करते, हिंदुस्तानी सब काम नहीं करते। सब तो ऊपर से हो रहा है, अपने आप हो जाता है, जादू है। तो हिंदुस्तानियों को फक्र होना चाहिए कि अब दुश्मनों की संख्या कम हो रही है। लेकिन पाकिस्तान का क्या हो रहा है? मैं तो वीडियो देखा तो पुलवामा की याद आ गई। ऐसे ही जा रहा था काफिला, साथ साथ बस, तो पहले खुदकुश हमले ने आईडी उड़ा दी, एक बस उड़ गया और बाकी जो लोग बचे हुए थे उसको बाहर से जो है गोली मार के खत्म किया गया। 90 लोगों की मौत हुई है। ये पाकिस्तान तो बेशर्म कंट्री है, ये सच बोलने की आदी ही नहीं है ये लोग। 214 लोगों को हलाक कर दिया गया वो ट्रेन हाईजैक में। ये बता रहे थे कि भाई 6 लोग मारे गए, 6 सैनिकों ने शहादत दी है। झूठ प्रपंच प्रोपेगेंडा। और वीडियो आ रहा है कि भाई काफिला चल रहा है ताबूतों का। एक दो वीडियो सोशल मीडिया पे जाइए। अब फिर 90 वो निपट गए, 72 हुर के पास गए। तो ये तो हकीकत ये है कि बलूचिस्तान के 5 बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, पाकिस्तान की सरकार नहीं है, पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का वो पूरा अधिकार क्षेत्र से ही बाहर हो गया है। मतलब वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इलाका हो गया है। और इस तरह से हमले होते रहे, ये चलता रहा, तो ये दूर नहीं कि बलूचिस्तान एक अलग आजाद मुल्क हो जाएगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।